हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम यू टू दीपक शर्माज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं सेशन लेने वाला हूँ वो सेक्शन 10 होगा, सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। ओके, तो सर ये सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट क्या है? कंपोजिशन स्कीम, राइट। तो सर कंपोजिशन स्कीम का आज मैं रिविजनरी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर मैं बता दूं पहले कि अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये चैप्टर को पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ा है। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से इसका रिविजन देने वाला हूँ, पूरा ओवरव्यू आपके माइंड में छप जाएगा, ठीक है। विद दैट होप लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर सेक्शन 10(1) जाने से पहले, सेक्शन 10 में कूदने से पहले पहले तो मैं ये बता दूं कि आखिर ये सेक्शन 10 लाया क्यों गया था। एक छोटा सा बात है यार, देखो, एक रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है, उसको कंप्लायंस का कितना बर्डन है। सोचो, वो इनवर्ड सप्लाई का सारा डिटेल्स GSTR 2 में प्रोवाइड करता है, आउटवर्ड सप्लाई का सारा डिटेल GSTR 1 में प्रोवाइड करता है, टैक्स का पेमेंट हर महीने का सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सक्सीडिंग जो उसका मंथ होगा उसको 28 तक उसको पेमेंट करना पड़ता है GSTR 3 में, राइट। तो इतना सारा कंप्लायंस रूल करना पड़ता है। एक स्मॉल बिजनेसमैन जो कि बिज़नेस करने के मोटिव से आया है यार, उसको अगर तुम लोग इतना कंप्लायंस से दबा दोगे तो यार कैसे चलेगा? वो बिज़नेस करेगा या फिर तुम्हारा कंप्लायंस देखेगा? इतना रिटर्न फाइलिंग। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना छोटे बिजनेसमैन, छोटे टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए कंप्लायंस के माध्यम में, ठीक है। कंप्लायंस में क्यों ना थोड़ा उनको छूट दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि यार सेक्शन 10 को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेक्शन 10 में क्या होगा ना, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होंगे उनका कंप्लायंस का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। यार पता है कि आपको जब भी कोई प्रोविज़न आता है तो जितना ही उसका बेनिफिट होता है, कुछ कुछ उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पे भी है, मैं बताऊँगा सेशन के दौरान, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं। आखिर सेक्शन 10 में एलिजिबल कौन है, ठीक है, कौन कौन सेक्शन 10 में टैक्स पे कर सकता है। तो सेक्शन 10(1) ने कहा कि सेक्शन 10(1) में रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स पे कर सकता है कंपोजिशन स्कीम में। सेकेंडली, रजिस्टर्ड पर्सन का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। आई रिपीट, एक रजिस्टर्ड पर्सन का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था, उस केस में वो करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 10(1) ने कहा, राइट सर। अब मैं बोल देता हूँ कि सेक्शन 10(1) में ये 1.5 करोड़ का जो लिमिट है, क्या है वो सबके लिए, सारे स्टेट्स के लिए? नहीं सर, जितने भी स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट है ना, स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स, तो उन लोगों के लिए जो लिमिट है वो 75 लाख रुपीज़ रखी गई है। लेकिन बाकी अदर देन दोज जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अलावा जितने भी स्टेट है उन लोगों के लिए वो जो लिमिट है 1.5 करोड़ है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए वो जो लिमिट है वो 75 लाख रखी गई है। अब सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 3 स्टेट ऐसे आते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड असम। ये 3 स्टेट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, लेकिन इनके लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर का जो लिमिट रख दिया गया है वो 1.5 करोड़ है सर, वो 75 लाख नहीं है, ठीक है। तो मैं ये क्रक्स में बोल सकता हूँ कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ था या 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड असम, वेयर द लिमिट इज़ 1.5 करोड़, ठीक है ना। अगर उतने तक था तो आप यार करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम में, अथवा नहीं, ठीक है सर। अब सर मुझे ये बताओ कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा कंपोजिशन स्कीम में। तो सर मैन्युफैक्चरर के लिए मैं डील नहीं करता हूँ। पहले मैन्युफैक्चरर याद रख लेना, मैन्युफैक्चरर 4 सामान में डील नहीं करना चाहिए, 4 सामान का वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। क्या क्या? पहले तो टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट, दूसरा एरेटेड वाटर, तीसरा आइसक्रीम, चौथा आपका हो गया पान मसाला। ये टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला एंड एरेटेड वाटर, इन 4 चीज़ों का मैन्युफैक्चरर के अलावा बाकी सारे मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट आपको कैसे कैलकुलेट करता है बताया गया होगा। अब सर ये 1% कैसे कैलकुलेट होगा? 0.5% CGST, 0.5% SGST, राइट सर। ये दोनों मिला के 1% होता है, 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट होगा। सर रेस्टोरेंट सर्विस के लिए पता है ना क्या होता है? शेड्यूल 2 में पैरा 6 क्लॉज बी क्या है? रेस्टोरेंट सर्विस, केटरिंग सर्विस, मेस वगैरह, उन लोगों के लिए भी कंपोजिशन स्कीम है। वो लोग कितना टैक्स पे करेंगे सर? 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ठीक है सर। तो तीसरा जो है हमारा कैटेगरी वो कौन है? ट्रेडर है सर। ट्रेडर लोगों के लिए भी ये कंपोजिशन स्कीम है। और सर ट्रेडर लोग कितना टैक्स पे करेंगे सर? 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट, 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट। याद रख लेना कि यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट नहीं कह रहा है, यहाँ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट कह रहा है, ठीक है। उसका 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कहाँ पे? ट्रेडर लोगों के केस में, ठीक है सर। ये तो था रेट्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ, ठीक है। मैं कंपोजिशन स्कीम में रहते के साथ में गुड्स तो सप्लाई कर रहा हूँ सर, सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा हूँ। तो सर्विसेज का कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या? क्योंकि आप लोगों ने तो बोल दिया ना कि रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले जो हो गए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनके अलावा भी मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ सुन, सेक्शन 10(1) कहता है कि सुन, सर्विसेज तो प्रोवाइड कर सकता है लेकिन उसके लिए परमिसिबल लिमिट दी गई है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कैलकुलेट कर, परमिसिबल लिमिट कैलकुलेट कर, उस लिमिट के अंदर तक
तू सर्विस प्रोवाइड कर सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर में उस लिमिट तक तू सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। जिस दिन उस लिमिट से ज़्यादा तूने सर्विस का सप्लाई कर दिया तो कंपल्शन स्कीम से बाहर, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, ठीक है। मैंने बोला सर परमिसिबल लिमिट बताओ, परमिसिबल लिमिट क्या होगी करंट ईयर में सर्विस प्रोवाइड करने की। उन्होंने बोला प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट कर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट कर, टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी कैलकुलेट करो, उसका 10% कैलकुलेट करो और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज हायर, ठीक है। जो जितना होगा उतना परमिसिबल लिमिट होगा, तुम उतने तक करंट फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई कर सकते हो सर्विस का, ठीक है सर। ये तो परमिसिबल लिमिट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस था। सर एक एग्जांपल दो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो सब टर्नओवर इन स्टेट था वो था फॉर एग्जांपल 1.2 करोड़, ठीक है। टर्नओवर इन स्टेट कितना था 1.2 करोड़, ठीक है। उसका 10% कितना होगा 12 लाख और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज हायर 12 लाख। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं जो सर्विस का सप्लाई कर सकता हूँ वो कितना कर सकता हूँ सर 12 लाख रुपीज़। जिस दिन मैं 12 लाख से ज़्यादा सर्विसेज का सप्लाई कर दूंगा मैं उसी दिन कंपल्शन स्कीम से बाहर हो जाऊँगा, राइट, ठीक है सर। फिर कहता है ये तो सर सेक्शन 10(1) की कंडीशन थी, ठीक है। सेक्शन 10(1) ने बताया कि कौन कौन एलिजिबल होंगे, रेट ऑफ टैक्सेस क्या क्या होगा, ये सेक्शन 10(1) ने बताया। तो सेक्शन 10(2) क्या बोलता है सर, सेक्शन 10(2) हमें कंडीशंस बताएगा कि तुम कंपल्शन स्कीम में आना चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, कंडीशंस आने के पहले चेक करोगे कंपल्शन स्कीम में आने के बाद चेक करोगे? ऑब्वियसली कंपल्शन स्कीम में आने से पहले आप ये कंडीशंस चेक करोगे, आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो या नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो ही आप कंपोजिशन स्कीम में आ पाओगे। अब कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए सेक्शन 10(2) के कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें से पहला कंडीशन है कि यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओनली अप टू द परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट क्या है सर 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, दैट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्विस यू कैन प्रोवाइड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और एल्स तुम कंपोजिशन स्कीम से बाहर। दूसरा कंडीशन क्या बोला, यू आर नॉट इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर नॉट लेविबल टू टैक्स। तुम जो हो गया पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, है ना, तुम अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दीज आर नॉट लाइबल टू टैक्स, है ना, इनका सप्लाई कर रहे हो तो तुम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन ने बोला कि देख इफ यू आर सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, if you are supplying goods through e-commerce operator who are required to collect tax at source, then तुम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकते। चौथा कंडीशन बोला you are engaged in making interstate outward supply of goods, interstate outward supply of goods कर रहे हो तो भाई तुम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकते। याद रखना रेस्ट्रिक्शन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स पे, इनवर्ड सप्लाई पे नहीं है रेस्ट्रिक्शन, राइट। नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, इन चार चीज़ों का मैन्युफैक्चरर आप नहीं हो। मैं उस केस में बता दिया था, रेट जब बता रहा था बता दिया था ना कि मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला एंड एरेटेड वाटर, इन लोग कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। शुड नॉट बी ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आप नहीं होने चाहिए। एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम ITC, ITC आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात, आप टैक्स चार्ज कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस, यू आर इशूइंग बिल ऑफ सप्लाई, दैट इज द नेक्स्ट कंडीशन। एंड लास्टली कंडीशन है कि आपको सारा डिटेल्स अपना दिखाना पड़ेगा, बोर्ड पे आपको लिखना पड़ेगा दैट यू आर पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10(1) के तहत आप टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, CBSE को, गवर्नमेंट को मैंने पूछा कि सर एक मेरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने बोला क्या बताओ, मैंने बोला सर एक बात बताओ, मेरा बहुत सारा प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, सब सेम पैन के अंदर है, बट मैंने सबको रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है ना, मेरा बहुत सारा ब्रांचेस है, मैंने सबको रजिस्टर्ड करवा लिया, बट वो मेरे ही पैन के अंडर में है, ठीक है, आपस में DDP हो गए। सर आप मुझे बात बताओ, क्या मैं कुछ के लिए कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर सकता हूँ और कुछ के लिए नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर सकता हूँ? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमको कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना है तो तुम यूनानिमसली जितने भी तुम्हारे जो रजिस्टर्ड प्लेसेस है ना सेम पैन के अंदर में, तुमको सबके लिए एक ही साथ कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम में सब लोग एक साथ टैक्स पे करेंगे, अगर एक भी कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाता है तो सबके सब बाहर चले जाएंगे, राइट, ये उन्होंने बोला, ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन था, ठीक है सर। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन कहता है सर इंटीमेशन, इंटीमेशन का प्रोसीजर क्या होगा सर? कंपोजिशन स्कीम में आने से पहले इंटीमेट तो करना पड़ेगा ना CBSE को, गवर्नमेंट को इंटीमेट तो करना पड़ता है ना कि मैं यार कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना चाहता हूँ, तो इंटीमेशन का प्रोसीजर क्या होगा? देखो भाई, सबसे पहली बात, कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं ना वो न्यू भी हो सकते हैं या माइग्रेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली टिल 31 मार्च 2018 तक, उनको इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न उनको इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लिमिट क्या होगा सर इंटीमेशन फाइल करने का? यार प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के जस्ट पहले, मतलब 31 मार्च तक आपको इंटीमेशन फाइल कर देना ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद सर डिटेल्स कुछ फर्निश करना पड़ेगा क्या? मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ तुमको डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा अगर तुम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना चाहते हो। क्या क्या डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा सर?
सर डिटेल्स ऑफ स्टॉक, जितने भी तुम्हारे पास स्टॉक है ना उसका डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा। इनफैक्ट कि जितने भी तुमने स्टॉक या फिर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसका भी डिटेल्स तुमको कहाँ फर्निश करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली। क्यों? क्योंकि तुमको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा ना, रिवर्स चार्ज में तुमको टैक्स पे करना है, राइट। अब सर याद रख लेना, एक छोटी सी बात यहाँ पे याद दिला दूँ कि ये जो एग्रीगेट टर्नओवर का जो लिमिट था ना, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपीज़ फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गए तो आप जो है कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकते। याद रख लेना वो जो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपीज़ का जो लिमिट था वो बस करंट फाइनेंशियल ईयर, वो बस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं था, बल्कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी मतलब एग्जिस्ट करेगा, लागू होगा। क्यों? अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है या 75 लाख रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इन दैट केस भी आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में भी और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर का जो लिमिट होगा वो कितना होगा सर, 1.5 करोड़। उससे ज़्यादा आप लिमिट, उससे ज़्यादा आप सर्विस या फिर उससे ज़्यादा आप का लिमिट आप अवेल नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम में आप टैक्स पे नहीं कर सकते, ठीक है। सर एक क्लैरिफिकेशन मैंने मांगा था CBSE को। क्लैरिफिकेशन में मैंने पूछा सर एक बात बताओ, services provided by way of extending deposits, loans and advances in so far as the consideration is received by way of interest and discount, ठीक है ना। सर्विस, कोई बिजनेसमैन है यार, सोचो यार कि उसका बैंक अकाउंट होगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा, वो वहाँ पे क्या कर रहा होगा, पैसे का डिपॉजिट कर रहा होगा। अगर पैसा डिपॉजिट कर रहा होगा तो उससे वहाँ पे ब्याज मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा। आपको पता है कि यार जो यूज़ ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे जो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर GST आना चाहिए। लेकिन याद रखो यार, एग्जाम्शन का चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एग्जाम्शन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि एग्जाम्शन के तहत, एक नोटिफिकेशन के तहत, ये जो इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, है ना, फॉर व्हाट, फॉर एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट सिंपली बात में जानो एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना, इस पर GST नहीं आता है। तो क्या इसको भी मैं अपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करूँ क्या? ये अपना कंपोजिशन स्कीम का जो लिमिट चेक करना है ना मेरे को 1.5 करोड़, तो क्या मैं इसको भी इंक्लूड करूँ? ये जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है क्या इसको भी इंक्लूड करूँ एग्रीगेट टर्नओवर में? तो CBSE ने कहा नहीं, इसको इंक्लूड मत करना, ठीक है ना। इनफैक्ट तुम जब टर्नओवर इन स्टेट निकाल रहे होगे ना, वो जो अपना परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना है ना तुमको, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, है ना, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज हायर, तो वो जो टर्नओवर इन स्टेट जब कैलकुलेट कर रहे होगे परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए भी तुम जो टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करोगे ना, उसमें ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट को इंक्लूड मत कर लेना। सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट को छोड़ के कैलकुलेशन करो, सिंपल सी बात है। नाउ सर कुछ और बातें, मज़ा आ रहा है, बढ़िया। तो सर इसके साथ हमारा क्या होता है, सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(2) खत्म होता है, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम खत्म होता है। सर कंपोजिशन स्कीम का अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। सर एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, आपको याद होगा नोटिफिकेशन 2/2019। ये 2/2019 जो नोटिफिकेशन है यही एक नोटिफिकेशन है जो मैंने GST में याद करके रखा है, ठीक है यार, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सर्विस प्रोवाइडर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ है यार, क्योंकि देखो कंपोजिशन स्कीम में ना सर्विस प्रोवाइडर लोग मर गए थे। क्यों यार, क्यों दिक्कत हो गया उनको? क्योंकि यार देखो मतलब कि उन लोगों को सर्विस मैक्सिमम अमाउंट कितना तक का प्रोवाइड कर सकते हैं, 15 लाख, मैं बोलता हूँ 15 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं अपील करता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे ज़रूर बताना कि कैसे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं 10(1) के तहत। 15 लाख मैं बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम वो लोग 15(1) ही प्रोवाइड कर सकते थे, इनसे उनको प्रॉब्लम होता था, कंपोजिशन स्कीम में वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे। तो ये 15 लाख मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगर वो 15 लाख से ज़्यादा का सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तो यार वो 10(1) में तो टैक्स पे नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए बोला कि यार देखो जो सर्विस स्पेसिफिकली सर्विस में डील कर रहा है ना, सर्विस का सप्लाई कर रहा है, उनके लिए भी कंपोजिशन स्कीम लाना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला कि 10(2)(a) सेक्शन 10(2)(a) आया नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के तहत। उसमें क्या हुआ कि जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लाया गया और उनको कहा गया कि सुनो, अगर तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो एंड तुम्हारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा जो एग्रीगेट टर्नओवर इफ इट डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़, आई एम रियली वेरी सॉरी, नॉट 1.5 करोड़, 50 लाख, ठीक है ना। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ तक है, 50 लाख रुपीज़ तक है, तो क्या कर सकते हो आप, सेक्शन 10(2)(a) के तहत टैक्स पे कर सकते हो। टैक्स का रेट क्या होगा सर, 6% ही टैक्स पे
करोगे तो सर 6% किसका टैक्स पे करोगे, जितना आपका फर्स्ट 50 लाख हो ना, फर्स्ट 50 लाख करंट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट 50 लाख होगा ना, फर्स्ट 50 लाख ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करो, फर्स्ट 50 लाख पे 6% अप्लाई करना, ठीक है ना। वो 6% कैलकुलेट करना मतलब 3% CGST 3% SGST वो कैलकुलेट करना, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना। ये 10(2) ने कहा। तो सर मैंने बोला कि कुछ रेस्ट्रिक्शन कंडीशन कुछ बता दो, उन्होंने बोला कि जो तुम पढ़ के आए वही 10(2) में जो तुमने कंडीशंस पढ़ा था ना कि तुम इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई गुड्स नहीं कर सकते, तुम इको के थ्रू गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, तुम नॉन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकते, वो जो टोबैको नॉट टोबैको आई मीन एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, इनका सप्लाई में अगर इंगेज हो तो तुम कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। तो वो वाला रूल, वो वाला जो कंडीशन है यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। याद रख लेना कि तुम 10(2) में भी टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन तुम नहीं कर सकते, तुमको ITC नहीं मिलेगा। तो ये सारी कुछ कंडीशंस है जो 10(2) में भी लागू होती है। आई होप फ्रेंड्स इसके साथ में आपको कंपोजिशन स्कीम समझ आया होगा। मेरा काम खत्म, ठीक है। तो ये रिविजन लेक्चर था, बड़ा ही 15-20 मिनट के अंदर में मैंने आपको पूरी तरीके से इसका ओवरव्यू दे दिया। 2 बार 3 बार 4 बार जितना आपको मन करे आप उतनी बार इसको देखो, समझो। कोई डाउट होता तो मुझे बताना, और हाँ वो जो क्वेश्चन मैंने बोला ना 15 लाख वाला, वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। और क्यों प्रॉब्लम होता था वो सर्विस प्रोवाइडर को, जिसके लिए उन्होंने बोला कि अगर 10(1) में आप एलिजिबल नहीं हो तो ही 10(2) में आना टैक्स पे करने के लिए। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि 10(1) में अगर एलिजिबल नहीं हो ना तो ही 10(2) में आना टैक्स पे करने के लिए। तो पहले तो 10(1) में देखा एलिजिबल नहीं है, तो क्यों एलिजिबल नहीं होते थे, वो 15 लाख का रेस्ट्रिक्शन क्या है, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट करके। और इसके साथ में मैं आज का सेशन एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय, थैंक यू।